Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का ऑफिशियल पेपर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, क्लियर। और इससे आपको बिल्कुल ओरिजिनल वाली फीलिंग आएगी। और मैंने एस्टेट के लिए भी इसको इम्पोर्टेंट बोला है। क्यों बोला है, इसका रीज़न आप सबको पता है। एस्टेट में अब की बार पूरे चांस है कि आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी। ठीक है, सीटेट में तो आती है और सीटेट का ये पेपर है, तो ये इक्वली हेल्प करेगा आपको सीटेट में भी और एस्टेट में भी, क्लियर। और आपके जो सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत हद तक यहाँ पे आपको क्लियर होंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ इस चैनल से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पेपर जो है बिल्कुल विजिबल होगा, क्लियर। दोनों ही लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। कि मतलब बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, जो अगर हम बात करें, शिक्षक को अलग अलग तरह की सिचुएशंस में और अलग अलग अगर बात करें पर्सपेक्टिव से बच्चे को अवगत कराना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अवेयर कराना चाहिए, क्लियर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो देखिए ये दोनों ही बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, क्लियर, आपस में बच्चे कन्वर्सेशन उनके बीच में होती है, एक दूसरे के थॉट्स जो हैं दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें जो है ना बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं बढ़ती ही है। ठीक है, कम नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें आपके वो टॉपिक्स भी आएंगे जो अपने सीडीपी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें वो टॉपिक भी हैं जो आपकी पेडागोजी में है। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक लक्ष्य आपसे पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे पहले तो। ठीक है, तो पहला आपसे कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपका जो प्राइमरी गोल है आपका बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होना चाहिए। सेकंड है कंपीटिंग विद पीयर्स। देखिए तो कंपीटिंग तो हम कहीं भी नहीं, ये तो अगेन वर्ड नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है, कंपीट करने की भावना तो हम बच्चे में कतई नहीं डालेंगे, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तो फैक्ट्स को बच्चा सिर्फ रट ले, ये भी गलत है। एंड थर्ड इज बिकमिंग एक्सलेंट एट रोट रिहर्सल। ठीक है, अगेन यहाँ पे बात कर रहा है कि रोट रिहर्सल से वो जो है एक्सेलेंट तक पहुंचे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये तीनों ही बातें गलत हैं। तो सही बात आपकी कौन सी है कि बच्चे में डेवलपमेंट हो, कौन सी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्लियर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है, देखिए विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, यानी कि वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चे में अलग अलग तरह के जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको वो चुनना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ये भी गलत है कि जो बड़े बच्चे का लर्निंग स्टाइल है उसको ध्यान में ना रखा जाए, ये भी गलत है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।
तो राइट आंसर तो हमारा यही लग रहा है, बाकी फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, हर बच्चा अपने अपने तरीके से सीखता है, हम उनके स्टाइल में जो है यूनिफॉर्मिटी यूज नहीं कर सकते। तो अगेन ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड हो गया। बच्चे में जो है डाइवर्सिटी होती है, क्लियर, और हर बच्चा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चे में, बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने लर्निंग स्टाइल से वो लर्न करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए, और इस क्वेश्चन पेपर पर लगी टिक पर ना जाए, ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का है, सो ये टिक्स जो हैं ये गलत है, ठीक है। हो सकता है कुछ ठीक भी हो, पर मोस्टली गलत ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इसने इतना इजी क्वेश्चंस भी इसने गलत किए हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे कह रहा है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो वो कब सीखेंगे कि इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, मतलब वो जो कोई कॉन्सेप्ट है वो कैसा हो, ठीक है। तो देखिए, रैशनल टू एम्पिरिकल, ठीक है, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ता हो, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स से, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी अवधारणा है तो बच्चे के लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स काम करेगी, वो अच्छा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात करें सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, जेनरिक टू स्पेसिफिक, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अमूर्त से मूर्त। तो देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जाएंगे। जो चीज़ बच्चा जानता है, जो उसने देखी है, उससे लेकर हम वहां तक जाएंगे जो उसने नहीं देखी है, जिसे वो नहीं जानता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे कट चुके हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। और एग्जाम में ना यही टेक्निक बहुत ज्यादा काम करती है आपकी, कि आप ऑप्शन को ना एलिमिनेट करें, ठीक है, कौन सा ऑप्शन उसका नहीं हो सकता। इसी टेक्निक से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत सटीक आंसर तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो नहीं बता रहा है कि कौन सी नहीं देती है। तो देखिए, कौन सा यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो पहला ही देखिए, डी कॉन्टेक्स्टलाइजेशन की बात अगर हम बात करें, कि यहाँ पे जो है कि बच्चे का जो हमेशा हम बात करते हैं, हमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बात की है, कि बच्चा ना कॉन्टेक्स्ट में अगर ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, वहाँ लर्निंग उसकी सही प्रोसेस में जाएगी। बट अगर डी कॉन्टेक्स्ट है, वो चीज़ बच्चे के मतलब की ही नहीं है उतना, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेट ही नहीं करती है, तो ये बात उतनी ठीक नहीं रहेगी। तो राइट आंसर तो आपका यही है, क्योंकि पूछा ही नहीं था। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल बच्चे का मतलब ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है उसके लर्निंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, अगेन कैटेगराइजेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। कैटेगराइजेशन ये वो वाला कैटेगराइजेशन नहीं है कि बच्चों को कैटेगराइज करा जाए, ये वो वाला कैटेगराइजेशन नहीं है। बेसिकली बात करें तो बच्चे की स्टडी का ही है। बच्चा आप देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरी तो होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। नेगेटिव वर्ड यहाँ पे कौन सा आपका फर्स्ट ही है, और नहीं आपसे पूछा था, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको बताना है कौन सा इफेक्टिव मेथड यहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो देखिए, अगर बात करें, पहला है कि गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। तो देखिए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। तो इससे तो क्या ही बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी, कि आप उसे सीधा आंसर ही बता देंगे। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, मतलब उसे क्या करना, डिस्करेज करना। अगेन नेगेटिव वर्ड है, तो डिस्करेज तो हम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो कठिन समस्याओं से बचने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे, कठिन समस्याओं की तरफ जाना ही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा,
फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप 4 ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किस बात पर बल देता है? तो देखिए, जो आपकी अनुभवात्मक जो अधिगम है वो किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना बिल्कुल गलत है। लर्निंग तो एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो अपोजिट बात हो गई, ये गलत हो गया। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर होल्ड करते हैं। थर्ड है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। ऐसा भी नहीं कह सकते हम, है ना, क्योंकि बच्चा जितना फ्रीडमली सीखता है, हाँ ठीक है टीचर का कंट्रोल होता है, बट उस तरह नहीं, उसको ऐसे बांध कर नहीं बिठाया जा सकता। बच्चा जितना फ्रीली सीख सकता है उतना उतना कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं सीख सकता। और थर्ड है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो देखिए, अगर दोनों ऑप्शन की बात हम करें तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर आपका कौन सा है? आपका सेकंड है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, बेसिकली अगर हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका किसमें? एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 8th क्वेश्चन आपसे कहता है, सीटेट में क्वेश्चन लेंथी आते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब चांस है कि एस्टेट में भी आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिल जाए, तो प्रैक्टिस तो जहाँ से जितनी मिले उतनी कर लो तो अच्छा है। ठीक है, कुछ जाएगा नहीं आपका, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। ये कहता है अगेन आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, और यही बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में बात को समझ जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एक क्वेश्चन को हो सकता है आपको 2 से 3 बार रीड करना पड़े, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। राइट, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, बच्चों का ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिस सारे बच्चे जो है एंगेज हों। राइट, बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। इसका रीज़न क्या है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे को मीनिंगफुल एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे इंटरनल मोटिवेटेड होंगे, और जब बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड होता है ना, तो बेसिक सी बात है कि वो सीखने में सक्षम होता है और ज़्यादा सीखता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, बात हो रही है यहाँ पे किसकी? कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी जो है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज करिकुलम में, ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी की बात नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज करिकुलम तो अगेन आपका नेगेटिव है, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ होता है, तो अलग अलग तरह की बच्चे में एबिलिटी होती है, तो बच्चे के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को चूज करेंगे। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन। सामाजिक अगर बच्चे से आप सोशली बच्चे को दूर करेंगे तो वैसे वो नहीं सीख पाएगा, और वाइगोत्स्की तो करते हैं आपके सामाजिक की बात। बच्चा सामाजिक से ही समाज से बहुत कुछ सीखता है, सारी चीज़ें बच्चा समाज से ही रिलेट करता है, वाइगोत्स्की का कहना है। अगर हम बात करें कि आपका टेंगिबल रिवॉर्ड्स यानी कि मूर्त पुरस्कार, बच्चे को पुरस्कार देना, तो इस तरह की बातें आपके वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। इस तरह की बातें कौन करते हैं? आपके कॉलबर्ग करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक ही ऑप्शन बचा है आपका, कौन सा? पीयर कोलैबोरेशन, और यही राइट आंसर है, सहकर्मी सहयोग। इसी की बात आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, बच्चा जितना ग्रुप में रहेगा तो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वाइगोत्स्की की थियरी ही है आपकी कि जो बच्चा अगर हम बात करें समाज से इंटरेक्शन में सीखता है, और जो पीयर्स होते हैं वो उसका सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। क्लियर, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 4th हो जाएगा। 10th क्वेश्चन आपसे कहता है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक आपको बतानी है, इनर स्पीच। ठीक है, इनर स्पीच क्या होती है? तो देखिए
वाइगोत्स्की की थियरी मैंने डिटेल में डिस्कस की थी, तब मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपनी खुद से बोल बोल कर जो है अपने आप को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो वो अपने आप से बातें करते हैं, मुझे ये ब्लॉक यहाँ लगाना है, ये डॉल यहाँ रखी जाएगी, ये चीज़ यहाँ रखी जाती है। तो इस तरह से बच्चा अपने आप को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अब हम चूज करेंगे कि क्या बात सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक देरी का संकेत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई इमेजिनरी उसने फ्रेंड बना रखा है और वो उससे बात करता है, ऐसा नहीं है। और लास्ट ऑप्शन आपसे कहता है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, तो संज्ञानात्मक की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, ये आपके पियाजे करते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन आपके ये तीनों कट चुके हैं। राइट आंसर आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, कि बच्चा जो है अपनी सोच को नियंत्रित करने का ये एक तरीका होता है, क्या, इनर स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन भी इसने गलत कर दिया। देखिए, आपने यदि प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं, और यदि बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता बताइए। तो देखिए इसका ये आंसर तो गलत है, कहीं आप इस आंसर पर जाओ, ये गलत है। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना। ठीक है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से, और इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको, और बहुत आसान भी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके आंसर को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आप में से कोई नहीं भी बताता है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, बट फिर भी आप बताओगे तो अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके थ्रू बाकियों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है शैशव अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, ये सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, आपको नहीं आता कि अगर हम बात करें प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है, ठीक है, मान लिया आपको नहीं पता, बट इतना तो आप कॉमन सेंस लगाएं कि शैशवावस्था, जो शैशवावस्था होती है उसमें जो सामाजिक समाजीकरण होता है बच्चे का, तो वो क्या होता है, उसमें कौन सी संस्थाएं जो प्रमुख महत्वपूर्ण करेंगी, तो सीधी सी बात है उसमें तो प्राइमरी होती है। अब देखिए ऑप्शन टिक के हिसाब से जाएंगे हम, क्या प्राइमरी इसमें है, नहीं, इसमें तो सेकेंडरी आ गया सबसे पहले। तो शैशव अवस्था में सेकेंडरी कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती इसमें सेकेंडरी, इसमें तो आपकी टेरिटरी आ गई, ये भी नहीं हो सकता, तो प्राइमरी इसी में है, तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, और बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जो बाल्यावस्था आती है उसमें उसमें आपकी सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आपकी शैशव अवस्था होती है ना, उसमें तो आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंट होती है, बट जब आपकी बाल्यावस्था आती है तो उसमें सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि देखिए प्राइमरी क्या होती है, बेसिकली प्राइमरी एजेंसीज वो होती हैं जो बच्चे के बिल्कुल आसपास के ग्रुप्स होते हैं, उसके पेरेंट्स है, उसके भाई है, उसके बहन है, उसके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उसके आस पास उसका एनवायरनमेंट है, ये सारा किस में आता है, ये प्राइमरी में आता है। ठीक है, और जो अब उसका पीयर ग्रुप है, उसका स्कूल है, ठीक है, उसका अदर एनवायरनमेंट है, वो सारा किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। तो जो आपका बाल्यावस्था है उस वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शैशवावस्था में उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। देखिए, और चैनल पे नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब ज़रूर करें। 13th क्वेश्चन आपसे कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित है। थर्ड कहता है
सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। आगे है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पूरी तरह से तो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की इसमें कोई भी ऑप्शन इतना सटीक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहीं पे भी संज्ञानात्मक विकास की बात नहीं की है, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक की बात करते हैं, ठीक है। सोशियो कल्चर स्टोरी थियरी ही उनकी थियरी का नाम है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। बाकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात वाइगोत्स्की ने नहीं की है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा कि सामाजिक कारक जो है वो भाषा को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की कहते भी हैं, ठीक है। चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हिंट तो उन्होंने आपको दे दी है, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, अगर आपने मेरी एस्टेट की प्लेलिस्ट खोलकर देखी है तो देखिए वहाँ पे कोहलबर्ग मैंने आगे अलग से भी पढ़ाया है, लेकिन हर वीडियो में भी मैंने उसको बताया है, क्योंकि अगर हम बात करें जो कोहलबर्ग है वो सीटेट का भी फेवरेट है और आपका एस्टेट का भी फेवरेट है, तो ये तो आपका दोनों में ही आता है, ठीक है। और मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है और हर वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, तो हिंट यहाँ पे आपको मिल चुकी है। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपको वो वाली अवस्था बतानी है। चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने 3 लेवल दिए हैं आपके और 6 स्टेजेस दी है, तो प्रत्येक लेवल में 2-2 आपकी स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज आपकी तो उसमें क्या आता है, अगर हम बात करें उसमें क्या आता है तो देखिए उसमें आता है आपका एक तो आता है दंड से बचना, ठीक है, और दूसरा आता है वस्तु विनिमय, मतलब टिट फॉर टैट, तो मेरा ये काम कर दे मैं तेरा ये काम कर दूंगा, ये दोनों बातें आती हैं फर्स्ट लेवल पे जो प्री कन्वेंशनल है। सेकंड होता है कन्वेंशनल, उस पे क्या होता है, उसमें होता है गुड बॉय गुड गर्ल, और आपका जो बच्चा जो सोशल रूल्स वगैरह को मानता है इसमें वो होता है। और बाकी जो है जो बच्चे की जो बाकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है वो आपकी थर्ड में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात किसकी हो रही है, बात हो रही है अच्छे तरीके से व्यवहार करने की, और बच्चा उन पर खरा उतरना चाहता है। क्यों, वो चाहता है कि सब उसे अच्छा बच्चा बोले और कोई भी जो है उसको गलत ना बोले। तो ऐसा किस स्टेज में होता है, अभी मैंने आपको बताया, ऐसा पारंपरिक स्तर पर होता है, कन्वेंशनल लेवल पर होता है, क्लियर। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका असर्शन रीजन वाला है। वो क्या कहता है आपसे, शिक्षकों को साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ा है, ठीक है, या मेरी वीडियोस देखी हैं, तो वो बिल्कुल इस बात को पढ़ते ही समझ गए होंगे बात किससे रिलेट कर रही है। तो बात रिलेट कर रही है आपकी वाइगोत्स्की से, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि जो हमसे ज़्यादा जानता है अगर वो हमें गाइड करता है, ठीक है, हमारा मार्गदर्शन करता है, तो हमारी लर्निंग जो है बहुत अच्छी तरीके से होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो बात सही है, मतलब आपका अभिकथन तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन तो। इसका रीजन क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास की एक प्रमुख घटक है। मतलब जो अगर हम बात करें सोशल इंटरेक्शन है वो एक की कंपोनेंट है आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। तो देखिए ये कई तरह से होता है। एक आपका होता है अगर हम बात करें असेसमेंट एज लर्निंग, एक आपका होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो जब हम
बच्चे की अगर हम बात करें कि उसकी स्टडी के दौरान जब हम उसका असेसमेंट करते हैं तो वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और जब हम अपने पढ़ाई हुए का मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका है और हम उसे पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं, अब हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और अगर जो है अगर हम बात करें बच्चा जो है अपने ही अपना खुद का ही जब आकलन करता है तो वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, ये तो गलत है कि टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये अगेन नेगेटिव वर्ड है तो ये तो आपका नहीं होगा। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। फिर भी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन बी कैटेगराइज एज स्लो लर्नर्स, ये तो अगेन गलत बात है, ठीक है, कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। तो कैटेगराइज करना तो अगेन नेगेटिव वर्ड है, तो हम बिल्कुल किसी बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर सकते। फोर्थ आपसे कहता है टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, तो अगेन ग्रेड्स देना, ठीक है, तो ये भी अगेन नेगेटिव है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। हमें देखना है बच्चा एक्टिव कहाँ है, बच्चे की भलाई किस ऑप्शन में है। जहाँ बच्चे एक्टिव है, जहाँ बच्चे की भलाई है, वही हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, तभी तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है ना, तभी तो उसमें और ज़्यादा सुधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए 70th क्वेश्चन आपसे कहता है, फैक्चुअल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। किस आयु में बच्चे जो है शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें बच्चों का खेल शामिल हो। तो देखिए अगर हम बात करें शब्दों का खेल, तो वैसे तो शब्दों का जो खेल होता है वो 4 से 6 में भी आ जाता है बच्चे के अंदर, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि चुटकुले और पहेलियों की भी। तो देखिए 3 साल का बच्चा तो क्या ही चुटकुले और पहेलियाँ समझेगा, और 1 वर्ष का तो मतलब ही नहीं है, और जो 12 ईयर का होता है, 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो इससे थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 7 ईयर्स हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका 7 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, जो कैरल गिलिगन है वो बेसिकली इन्हीं की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने जो है इसकी आलोचना की थी, बिल्कुल की थी। तो देखिए, तो आपको बताना है कि किस बेस पर उन्होंने जो है उसकी, सॉरी फ्रेंड्स, बच्चे सबके घर में होते हैं, कोई नहीं। देखिए अब उन्होंने जो है इसकी आलोचना की थी, बिल्कुल की थी, तो आपको बताना है कि उन्होंने आलोचना जो है किस मतलब क्या की थी या फिर किस बिहाफ पे की थी। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है कि इस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए उन्होंने आलोचना की थी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। या फिर आनुवंशिकी कार्यों को पर्याप्त महत्व न देने पर उन्होंने आलोचना की थी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी आलोचना की थी, या फिर नारीवाद दृष्टिकोण से। तो बिल्कुल उन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण से आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने सारे अपनी थियोरी में मेल कैरेक्टर ही लिए हैं, फीमेल को उन्होंने इग्नोर कर दिया, फीमेल क्या उन्होंने जो है पर्सपेक्टिव नहीं देखा, तो इसीलिए उन्होंने जो है इसी बेस पर उनकी आलोचना की थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और देखिए इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया, जबकि कैरल गिलिगन का जब भी नाम आता है तो उनका जो है ये एस्पेक्ट हमेशा आगे आता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगेन इजी पीजी एंड लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक, आपको बताना है एक है, इनमें से क्या, जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित है करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पहलू पर आपके नजर है, ठीक है, बाकी जो पहलू है उनको आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो बिल्कुल सही कहता है।
तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बात हो रही है। यहाँ पे आपको खुद ही कह रहा है कि एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित है, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित है। इसका मतलब क्या है? सेंट्रेशन है, केंद्रीयन है। ठीक है, जैसे वो एग्जाम्पल है ना बीकर वाला, ठीक है, कि इसमें भी उतना ही पानी है और इसको जब इसमें डाल दिया, ठीक है, तो पानी यहाँ तक चला गया। तो बच्चे ने इस वाले को ज़्यादा बताया क्योंकि उसका ध्यान जो है ना बिल्कुल एक ही जगह है। कितने पर? सिर्फ उसकी मात्रा पर। वो उस चीज़ को नहीं देख रहा कि इसका जो साइज़ है वो क्या है और इसका क्या है। तो इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है देखिए, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात ना, ये वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपका उसमें भी आया था, एसटेट में भी आया था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आया है। ठीक है, तो एक्सेलरेट, जब गिफ्टेड चाइल्ड की बात होती है, एक सेकंड, इसको करना ही पड़ेगा, अब नहीं होगा ऐसे। तो जब भी गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात होती है तो वहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? एक्सेलरेट। ठीक है, त्वरण। और ये क्वेश्चन जो है बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसको हमेशा आप याद रखिए कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सेलरेशन करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो बहुत तेज़ी से सीखता है। बाकी बच्चों के कंपेयर में वो बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? त्वरण यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2nd हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्ग्राफिया। बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली इसको पूछा गया है, नहीं तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको ऑप्शन दे देते हैं। उसमें पढ़ने में दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये अक्षमता है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है, इसको रीड करके फिर आपको आइडिया लगाना है क्या ठीक है। तो डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया आपकी डिसेबिलिटी है। क्या? लिखने में बच्चे को बेसिकली प्रॉब्लम होती है, वो आपका डिस्ग्राफिया होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ये तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो देखिए अक्षरों आकारों को बनाने में कठिनाई है, इसका मतलब लिखने में दिक्कत है। राइट, तो राइट आंसर तो आपका यही बन रहा है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बाकी एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां हैं, तो ये तो नहीं है। और 4th है, एक गतियुद्ध विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपकी समावेशी कक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली कहती क्या आपसे? वो ये कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, एक ही जगह पर पढ़ाना। ठीक है, बट उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग किस तरह का बच्चा है, उनके अकॉर्डिंग उसी तरह का मटेरियल, उसी तरह का उन्हें एनवायरनमेंट देना, जिस जो जो एनवायरनमेंट उनके लिए कंफर्टेबल है। तो ये आपकी समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। तो देखिए अगर हम बात करें, पहला क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करेंगे, ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अलग अलग उसमें क्या कहते, अगर हम बात करें इंक्लूसिव की, तो उसमें अलग अलग तरह का बच्चा वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और थर्ड कहता है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी जांच करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि हमारा बेसिकली क्या नज़रिया है। ठीक है, हम तो किसी बच्चे के प्रति बायस नहीं है, हम तो किसी उस प्रोसेस में बायस नहीं है, तो बिल्कुल अपने आप को भी जांचेंगे। और 4th आपसे कहता है विविधता को एक बाधा के रूप में देखेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल अगेन नेगेटिव ऑप्शन है कि जो आपका विविधता है ना, डाइवर्सिटी है, उसको हम एक टूल के रूप में देखेंगे, ना कि एक एब्स्ट्रैक्टल के रूप में। ठीक है, उसको हमें अगर हम बात करें,
उसको एक पॉजिटिव वे में देखना है, नेगेटिव वे में नहीं देखना है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका किसी भी तरह से नहीं होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। फोर्थ ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ है वहाँ काट दो। फर्स्ट में है कट गया, सेकंड में है कट गया, थर्ड में है कट गया। तो बिल्कुल क्लियर राइट आंसर आपका फोर्थ बच गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर आपने बिल्कुल सुना होगा, ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ चुका है। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने हावर्ड गार्डनर का नाम ज़रूर सुन रखा है, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, और जिन्होंने 8 टाइप्स की जो इंटेलिजेंस जो है उन्होंने बताई है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी, ठीक है। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने इसको रीड किया है, तो हम सीधा इसमें बात करेंगे आंसर पे, ठीक है। और बाकी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो जो आपका, अगर हम बात करें, जो आपका दर्शन शास्त्री होता है, ठीक है, जो आपका फिलोसोफर होता है, वो अपने में ही मगन होता है, ठीक है। वो अपने में मगन होता है, क्योंकि बहुत सारी थियरीज वगैरह वो लिखता है, तो बहुत डीप एनालिसिस उनको करना होता है। तो वो ज़्यादा जो है लोगों से घुलते मिलते नहीं है, क्लियर। वो जो है खुद में ही मगन रहते हैं और अपनी रिसर्चेज करते रहते हैं। तो देखिए, जो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में बात करें, तो इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल तो पहला ही यहाँ पे यही गलत हो गया, क्योंकि इंटरपर्सनल होता है जो दूसरे के पर्सपेक्टिव में भी ज़्यादा ध्यान देता है। जो सोशली, बेसिकली जो लोग सोशली होते हैं ना, वो इंटरपर्सनल होते हैं। लोगों से बातचीत करना, घूमना फिरना, ये सब इंटरपर्सनल में आते हैं, बट आपका ये इंट्रापर्सनल में आता है, क्लियर। तो ये तो कट ही गया, जब पहला ही कट गया तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मूर्तिकार है उसका लिंग्विस्टिक भाषा से तो क्या ही मतलब है उसका। देखिए सेकंड, देखिए इंट्रापर्सनल, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। इंट्रापर्सनल मतलब खुद में बने रहना, ठीक है। तो देखिए इंटर और इंट्रा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंट्रा मतलब खुद से, इंटर मतलब दूसरों से, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और स्पेशल, तो बिल्कुल जो मूर्तिकार है उसके पास स्पेशल बुद्धि होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर भी नीचे चेक कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक की तो बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो आपका बेसिकली जो दर्शन शास्त्री फिलोसोफर है, अकेला लिंग्विस्टिक की बात हम नहीं कर सकते। और जो मूर्तिकार है वो आपका इंटरपर्सनल नहीं होता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपोजिट कर दिया, तो ये सारे ऑप्शन कटकर आपका राइट आंसर, सॉरी, राइट आंसर आपका सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी नहीं है, कौन सी है, सॉरी, कौन सी है। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑटिज्म की, ऑटिस्टिक चाइल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऑटिस्टिक जो चाइल्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, अपने बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है, अपने एक्शन को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो देखिए, संवाद कौशलों का उच्च स्तर, हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्या बात करते हो, तो फिर वो ऑटिस्टिक चाइल्ड कैसे हुआ। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये बात बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर आपका सेकंड है। बाकी बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या पता इससे और बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाए। कभी भी हमेशा देखिए, पेडागोजी में बेसिकली क्या होता है कि ना, आपको बहुत ऑप्शन जो है आसपास के नज़र आ जाते हैं। तो मान लीजिए आपको पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है और आपने वहीं पर टिक कर दिया और चल पड़े आगे, तो बहुत क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार नीचे वाला ऑप्शन आपको उससे भी ज़्यादा बेस्ट नज़र आए, मतलब ऊपर वाला ऑप्शन उसी में समाहित हो। तो ऐसा बिल्कुल चांस होते हैं, ऐसा होता है। तो सारे ऑप्शन पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। तो अगर इतना ही वो हो जाए तो फिर क्या ही वो ऑटिज्म उसको होगा। और फोर्थ आपसे कहता है उन्नत सामाजिक भावनात्मक परस्परता। तो ऐसा भी नहीं है कि जो उसमें एडवांस सोशियो इमोशनल होता है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल,
ठीक है, फाइन मोटर स्किल। तो देखिए इन दोनों में समझ लीजिए अंतर क्या होता है। बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो आपकी जो बिल्कुल आपको ध्यान से करनी होती है, जो आपकी फिंगर टिप्स जिनमें यूज़ होती है, जैसे सुई में धागा डालना, आईलाइनर लगाना, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्राइंग बनाते समय बिल्कुल आउटलाइन करना, ठीक है। और जितना बारीकी का काम बेसिकली जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका किस में आता है, फाइन मोटर स्किल्स में आता है, ठीक है। बहुत अगर मैं बात करूं फेमस एग्जांपल इसमें अगर हम लेते हैं तो सुई में धागा डालना, ये प्रीवियस ईयर आपके सीटेट का ही कि सुई में धागा डाला जा रहा है, तो ये आपका कौन सी स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है या फाइन मोटर स्किल है। तो ये आपकी फाइन मोटर स्किल है, जो काम बिल्कुल बारीकी से किया जाए जिसमें आपकी फिंगर टिप्स यूज होती हैं, वो आपका फाइन मोटर स्किल होता है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे जंप करना, किक मारना, फुटबॉल खेलना, ठीक है। और अगर बात कर मतलब जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, ठीक है, दौड़ना, तो ये सारे क्या है आपके, ये आपके ग्रॉस मोटर स्किल है जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो देखिए काटने में तो आपका पूरा हैंड मूव करेगा, ठीक है। तो ये फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल नहीं है। सेकंड है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा में काटना, अगेन बुनाई करना, ठीक है, बुनाई करना। तो 1 सेकेंड, मैंने उल्टा कर दिया। देखिए एक कागज पर बड़े आयत के अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल आपको वो ध्यान से काटना पड़ेगा, बिल्कुल बारीकी से उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ऐसे करके काट दिया, आपको बिल्कुल वो ध्यान से काटना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसमें फाइन मोटर स्किल लग रही है। एक और अगर आप वृत्त को काट रहे हैं तो उसमें भी फाइन मोटर स्किल लग रही है। और बुनाई कर रहे हैं तो अगेन उसमें तो फाइन मोटर स्किल आपकी लगती है, क्योंकि वो भी आपको बिल्कुल बारीकी से करना पड़ रहा है। बल जो तैरना होता है, जो स्विमिंग होती है, उसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसलिए ये आपकी क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है, और ग्रॉस मोटर स्किल यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को रिवर्स बैक करके देख लें, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है, ठीक है। और एस्टेट में भी 1-2 बार आया है, तो गारंटी नहीं है कि अब की बार नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मिले उसे पढ़ लो। नेक्स्ट आपसे कहता है कि फिजिकल ग्रोथ के बारे में आपको बताना है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश 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 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के आपके जो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल है वो बेसिकली अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर तो वो 2 हैं आपके, ठीक है। तीसरा भी है, ठीक है, तीसरा भी है, ऐसा नहीं कहेंगे तीसरा नहीं है। बट अगर हम बात करें फिजिकल ग्रोथ की बात करें एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल आपके फॉलो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका होता है एक तो सेफेलोकोडल और एक होता है आपका प्रोक्सिमल डिस्टल, ठीक है। तो पहले फिजिकल की बात हो रही है, तो सेफेलोकोडल अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा किसके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल के। क्योंकि डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल थोड़ी होता है, क्लियर। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि वो आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है। तो दोनों ऑप्शन हमें चेक करने हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा सेफेलोकॉडल, और नेक्स्ट प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉडल बेसिकली क्या होता है, सेफेलोकॉडल में क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल में करता है, यानी कि सिर से पैर तक पहले उसका हेड कंट्रोल होता है, फिर उसकी गर्दन पे आता है, फिर उसकी धीरे धीरे उसकी बॉडी में आता है। इस तरह से जो है बच्चा का फिजिकल ग्रोथ होता है। और अगर बात करें दूसरा जो उसका डेवलपमेंट होता है प्रोक्सिमा डिस्टल, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में जो है वो अपनी पूरी बॉडी मूव करता है, धीरे धीरे उसका कंट्रोल जो है, जैसे मान लीजिए पहले उसका वो पूरी बॉडी हिलाएगा, मतलब यदि आप उसको कोई सामान चीज़ पकड़ाने की कोशिश करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को आगे करता है, क्लियर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो अपना हाथ बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, मतलब कोई भी चीज़ आप देंगे तो पूरा हाथ बढ़ाकर पकड़ेगा। और फिर जब और बड़ा होगा वो धीरे धीरे, तो बिल्कुल अपनी फिंगर से चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपकी होती है प्रोक्सिमल डिस्टल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आई होप आपको प्रोक्सिमल डिस्टल और आपका ये सेफेलोकोडल भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, अगेन इंपॉर्टेंट भी है, प्राथमिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो जो प्राथमिक बाल्यावस्था होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी वृद्धि होती है बेसिकली वो क्या हो जाती है, आपकी जो वृद्धि है वो आपकी थोड़ी सी स्थिर हो जाती है, ठीक है, और कुछ हद तक आत्म केंद्रित उनकी सोच हो जाती है। मतलब जो बच्चे प्री बाल्यावस्था में होते हैं, प्री चाइल्डहुड में होते हैं, उसमें क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड में कि बच्चे ना मतलब उन्हें खुद खुद का ही दिखता है बस, मतलब ये चीज़ मुझे ही मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब अपनी अपनी खुशी देखता है बच्चा, कोई भी काम हो वो मेरे लिए ठीक होना चाहिए, बाकी से उसको उतना मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जबकि मध्य वाले अवस्था में क्या होता है, वृद्धि जो है वो होती तो है बट थोड़ी धीमी होती है, बट उसमें जो है तार्किक आ जाता है, तर्क करने की क्षमता जो उसमें है, लॉजिकल जो है बच्चे में आ जाता है, कब, उसकी चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में लॉजिक नहीं आता है, उसका जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें आपका क्या आता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मतलब इनमें से आपको वो क्वेश्चन बताना है जिसपे विद्यार्थी जो सोचेगा, मतलब जो वो सोच रहा है ना उस पे भी वो सोचेगा, अपनी सोच पर वो विचार करेगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ करेगा, नीचे से ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है, तो इसमें तो वो क्या सोचेगा, उसे याद है तो बता देगा, नहीं है याद है तो नहीं बता पाएगा। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, तो अगेन इसमें भी उसको इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, उसे संज्ञा के बारे में पता है, उसे क्रिया के बारे में पता है तो वो बता देगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, बच्चा ने काल पढ़ा है, क्रिया पढ़ा है तो वो उसको बता देगा। बट कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, तो इसमें बच्चा सोचेगा कि क्या क्या जो है उसमें, अगर बात करें क्या क्या क्रियाएं हुई थी शुरुआत में और कैसे उसका पर्सपेक्टिव बदला है, तो यहाँ पे जो है वो सोचेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मतलब इसमें कौन सा है जब बच्चा मतलब मान लो फेल हो गया, ठीक है, तो इसमें कौन सा है जब बच्चे को अंदर से रियलाइज होता है कि हाँ गलती मेरी थी, या फिर कोई और भी एस्पेक्ट रहा हो, बट उसे कब ऐसा महसूस होता है, अंदर से कब वो फील करता है कि हाँ गलती कहाँ रही है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, पहले भी मैंने आपको बताया है, जब इस तरह से आंतरिक की बात हो रही है तो उसका रीजन ना कहीं आपके अंदर मिलेगा, और अगर बाहर की बात हो रही है तो उसका रीजन आपको बाहर मिलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी आ जाता है आपको, मैंने प्रीवियस जो अपना पेपर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था इंटरनल मोटिवेशन और आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे भी सेम थिंग थी और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम थिंग है। देखिए मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, बताओ, दोस्त ध्यान भटका रहे थे, आपका ध्यान कहाँ था भाई, ठीक है। तो ये तो बाहर है रीज़न कि दोस्त उसको भटका रहे थे, उसका कोई रोल नहीं है बेचारे का, उसके दोस्त ही उसको भटका रहे थे, तो ये तो रीज़न बाहर है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है इंटरनल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मतलब मेरा जो टीचर है वो दूसरे बच्चे को पसंद करता था, मुझे वो पसंद नहीं करता था, और इसलिए उसने उनके मार्क्स तो बढ़ा दिए और मेरे काट दिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट ये कह रहे हैं तो ये बात भी गलत है। थर्ड है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुए क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मतलब टीचर ने जो बहुत टाइट मार्किंग की थी इस वजह से जो मेरे नंबर कट गए हैं, ये बात भी नेगेटिव है। और अगर हम बात करें तो ये भी रीज़न बाहर है। नेक्स्ट है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। इसका रीज़न है अंदर, उसे पता है भाई तू पढ़ा ही नहीं था, जब पढ़ा ही नहीं था तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, है ना। देखिए जब हम, अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब जो सच में पढ़ रहे हैं और फिर वो जब 1-2 नंबर से रह जाते हैं ना, तो जो दुख होता है ना उन्हें, सच में बिल्कुल फील करने लायक होता है कि कितनी तकलीफ होती है कि हाँ पढ़ा था भाई तब भी तो 89 पे अटक गया,
है ना। पढ़ा था तभी तो 89 पे अटक गया, नहीं पढ़ा होता तो कहाँ पे अटकता, फिर तो बहुत पीछे रह जाता। ठीक है, तो वहाँ दुख होता है कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेता तो 90 अबव मार्क्स आते और उसका एस्टेट या सीटेट क्लियर हो जाता। ठीक है, तो देखिए आपको मैं हर बार बोलती हूँ 90 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। 90 नंबर के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो फॉर श्योर आपके 90 कभी नहीं आएंगे। हमेशा तैयारी आपको आगे तक चलनी है, करके चलनी है। मान लीजिए आप 90 स्कोर करेंगे तो कभी भी आपके 90 स्कोर नहीं होंगे। आप 120 प्लस कीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो 110, तो इससे कम अगर करेंगे तो फिर आप मुश्किल से ही 90 तक पहुंच पाएंगे। 110 का क्राइटेरिया तो आपको लेना ही है। जब आपका क्राइटेरिया ज़्यादा होगा तो आपको मोटिवेशन भी ज़्यादा मिलेगा, भाई मुझे इतने नंबर लाने हैं, और इतने नंबर लाने हैं तो इतने नंबर एवं ही तो आते नहीं हैं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ेंगे तो नंबर कहाँ जाएंगे, नंबर भी दौड़ कर आएंगे आपके पीछे। ठीक है, तो और देखिए आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इतना हाई लेवल सीटेट का नहीं होता है। और अब तो मैंने आपको एस्टेट वाले भी आपको प्रीवियस ईयर करवाए हैं, अब तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि इतना हाई लेवल अगर बात करें तो इतना ज़्यादा हाई लेवल आपका एस्टेट भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा क्या दिक्कत रह जाती है, हमारी उसको पढ़ने का तरीका और उसको सोल्व करने का तरीका और हमारे कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने सही तरीके से सही ढंग से पढ़ाई की है तो आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इजीली जो है उनको करेक्ट कर पाएंगे। तो एस्टेट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है और सीटेट वाले भी उसको देख लें तो उनका बुरा नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेंगी। ठीक है, तो और एस्टेट वाले तो उसको ज़रूर देख कर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे है ना। और इसका एक प्रीवियस ईयर भी था इनमें से ही कि लड़कियां जो है वो पिंक कलर को चूज करती हैं और लड़के हैं जो ब्लू को चूज करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा जेंडर वाइज है। अगर हम बात करें तो फिर भी आगे देखते हैं इसका रीज़न क्या है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनके आसपास उन्होंने क्या चीज़ देखी है, उनके कल्चर में क्या चीज़ है, उन्होंने क्या चीज़ देखी है, किस चीज़ को एप्रिसिएशन करते देखा है। कई बार आप देखेंगे ना कि अपने आसपास में आपने देखा हो जो पुराने लोग हैं बेसिकली, तो वो क्या कहेंगे अगर लड़कियां मान लो दुकान पर जाके कहती हैं कि नहीं मुझे तो ना वो एरोप्लेन लेना है या मुझे तो वो बड़ी वाली गाड़ी लेनी है, तो खुद उसके पेरेंट्स भी ऐसा कह देते होंगे। या फिर अगर बात करें उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते वो कह देते होंगे ना बेटा तू क्या करेगी, इसका ये देख गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है, ये गुड़िया ले ले। मतलब उनको वहीं तक सीमित रखा जाता है और ये बात इसका रीज़न बिल्कुल सही है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे जहाँ पे ऐसा कल्चर फॉलो नहीं होता है तो वहाँ बच्चे खेलते हैं। ठीक है, लड़के भी डॉल से खेलते देखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। और बिल्कुल जो दोनों बातें सही हैं वो आपके फोर्थ ऑप्शन में है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो देखिए 30 के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और 11th क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है और इससे आपका क्या होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आपको एक फिंगर प्रेस करनी होती है, दैट्स इट, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।